हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मेंडेलियन एकेडमी। एंड जैसे कि प्री का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और जो कोप वगैरह को लेकर के, मीटिंग्स को लेकर के, जैसे ये आप ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देख रहे हैं, तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ हॉलिस्टिक तरीके से किसकी मीटिंग कहाँ हुई, ताकि ऑप्शंस आए तो वहाँ कंफ्यूज ना हो और एग्जाम में हम सही तरीके से अपने बेस्ट ऑफ आंसर दे सकें। तो उसकी अगर चर्चाएं करें, उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ। इसमें कौन सी है, G7 की बात करी हमने, G20 की बात करी है। यहाँ अलग अलग कोप्स होते हैं, आप जानते हैं, कभी कोप 16 हो रहा है, कभी कोप 29 हो रहा है, कभी कोप 17 हो रहा है, और पता ही नहीं चलता कौन सा कोप किसका है। तो वो आप यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिर एशियान, इसकी मीटिंग्स हुई रिसेंटली, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, वहां पे 10 सूत्री उन्होंने प्रोग्राम दिया, इसको देखेंगे। फिर क्वाड की बात है, हर दूसरे तीसरे दिन क्वाड को लेके कोई ना कोई न्यूज आती है, तो क्वाड की मीटिंग कौन हुई, कौन कौन पार्टिसिपेंट है, कहाँ मीटिंग हो रही है, कौन सा समिट था, उसको देखेंगे। फिर देखिए आप सार्क्स का, बहुत सालों तक ये जो सार्क है बहुत ही ठंडे बस्ते में डाला हुआ था, और रिसेंटली आप जानते हैं कि सार्क की मीटिंग हुई थी और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे। तो एक ऐसा ही दोनों राष्ट्रों के बीच में फिर से जैसे कोई नया पौधा है, उसका जन्म हो रहा है, ऐसी कोई बात उठी थी। उसके बाद एससीओ की बात करेंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, कैसे यूएसए को तकलीफ हो रही है चाइना और रशिया के टुगेदर आने से, तो यहाँ हम इसकी बात करेंगे। और फिर ब्रिक्स की, और ब्रिक्स ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत दुनिया की लगभग जो जितनी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो इसका हिस्सा है। तो ये चार्ट हम देखेंगे हमारे एग्जाम में, ये थोड़ा सा कैसे हम इसको क्लैरिफाई करें। सपोज आपके पास कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 29th संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये एब्रिविएशन क्या है, आपको पता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ऐसी एवरीवन पूछी जा सकती है, आपको डायरेक्टली दे देगा। यहाँ पे जो लिखा ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसकी जगह आपको ये लिख देगा यूएनएफसीसी का समिट हुआ था, कौन सा, कोप 29। अब ये कोप है क्या? कोप बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, सिंपल। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो भी इसके सदस्य हैं वो आ रहे हैं, एक टेबल पे बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी। अब वो 3 दिन 4 दिन अलग अलग दिन होती है, हम उसको नहीं जाना है कब हुआ क्या हुआ। मुद्दा क्या है, 29th कहाँ हुआ, क्वेश्चन ये लिया है, लेकिन इसके माध्यम से हम सारी इसकी कहानी समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? अब देखो यहाँ पे कोप आ गया, अब मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोप को उठा रहा हूँ। अब कैसे उठाएं सर कोप को? तो आप देखो, सीधी सी बात, हमने क्या उठाया, कोप। लेकिन कोप को उठाने से पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोप को उठाने से पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, रियो अर्थ समिट 1992। रियो अर्थ समिट, रियो क्यों? क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। डन। तो ये रियो डी जेनेरियो समिट कहां पे हुई थी? ब्राजील में। ये थी क्या? तो ये यूनाइटेड नेशन की जो मुख्य संस्था है वो आपस में मिली। यूनाइटेड नेशन के जो राष्ट्र हैं, लगभग 193 राष्ट्र हैं, वो 193 राष्ट्र यहाँ आपस में मिलकर बातचीत करते हैं 1992 में। क्या ये पहली बार ऐसी बात हुई थी? नहीं, इससे पहले ये 1972 में मिले थे। और कहां मिले थे 1972 में? ये लोग मिले थे स्टॉकहोम में। अब आप कहोगे सर ये 1972 का स्टॉकहोम क्यों याद रखें? तो 1972 का स्टॉकहोम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी 1972 में, वो हुई थी 5 जून को। और इस दिन विश्व को चिंता हुई कि पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हमसे क्या परीक्षा में सवाल हो जाता है कि पर्यावरण दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो हम पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। और क्यों करते हैं? क्योंकि 1972 के दिन, इस दिन एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग किसके बारे में थी? वो पर्यावरण को बचाने के लिए। इसीलिए पर्यावरण दिन का जो सेलिब्रेशन है, इस दिन को याद करने के लिए 5 जून को किया जाता है। और जब 1972 में ये सब मिले, इनको होश आया कि हमें कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने बचाने के, विश्व को बचाने के जो प्रयास किए, उसके बाद 20 साल बाद ये इकट्ठे होते हैं कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। कब? 1992 में। यहाँ आके ये बात करते हैं कि जो हमने वादे किए थे 1972 वाले, उस पर हमने कितना काम किया है। जब ये 1992 में बात करने के लिए आए, तब विश्व के राष्ट्रों को लगा कि हमने काम तो किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस मीटिंग के अंदर सबके ऊपर प्रेशर था, और इस प्रेशर को मिटाने के लिए क्या हुआ, इन्होंने इस मीटिंग को इतना फेमस बना दिया कि हमको इसको क्या नाम देना पड़ा? अर्थ समिट। क्या कहना चाहते हो अर्थ समिट से? मतलब कि इस अर्थ को बचाने के लिए जो हम प्रयास करेंगे वो हमने इसी मीटिंग में किए। तो यहाँ जो ये मीटिंग हुई 1992 में, ये किसको बचाने का प्रयास था? ये विश्व में अर्थ को बचाने का प्रयास है, इसीलिए हम इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ मुख्य बातें उठ के आई। देखो मैं आपको 1972 से लेकर वर्तमान तक की स्टोरी पूरी समझा सकता हूँ, लेकिन क्या वो मेंस में काम आएगा? अभी हमें प्री पे फोकस होना है। 1992 के रियो अर्थ समिट में ये मुख्य 4 चीजें निकल के आती है। ये क्या है? यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक सी और लगा दो,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट था। इसमें तो ऐसी बातें हुई कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम करेगा वो करेगा, लेकिन तकलीफ इतनी हो चुकी थी, बोला इससे काम नहीं चलेगा। आप पर्यावरण को बचा लोगे, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए जैव विविधता को बचाना आवश्यक है। आप कहना क्या चाहते हो जैव विविधता से? जैव विविधता का मतलब क्या? दोनों चीज आ गई, पादप भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। अब इस जंतु में चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका है। पादप चाहे वो समुद्र में उगने वाला हो और चाहे वो जमीन पे उगने वाला हो, इन सबकी इंपॉर्टेंस, इस जैव विविधता को बचाने के लिए हमने क्या किया? हमने किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहां पे यहां दोबारा हमने एक यूएनसीबीडी की बात करी। अब आप मेरी बात फॉलो करें। अर्थ को बचाने के लिए 1992 में हम रियो डी जेनेरियो में शामिल हुए। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया ब्राजील में हुआ, इसलिए हमने इसको रियो समिट नाम दिया। क्योंकि ये अर्थ को बचाने के लिए प्रयास था, इसलिए हमने अर्थ समिट बोला। यहां से कुछ मुख्य चीजें निकल के आई। पहली थी यूएनएफसीसी, और इसी यूएनएफसीसी की जो वर्तमान में मीटिंग चल रही है ना, कौन सी? कोप 29, जिसका अभी मैंने पहले आपसे प्रश्न पूछा। कहां पे है प्रश्न? तो प्रश्न ये रहा, मैंने आपसे पूछा कि 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 कहां हुआ। तो अब आपको कम से कम इतना तो पता है कि सर जो आप ये बोल रहे थे यूएनएफसीसी, ये कहां से पैदा हुआ है। अब आप इसका इतिहास समझ गए। अब उसके बाद आज कौन सी चल रही है? 29। इससे पीछे पेरिस भी था, इससे पीछे क्योटो प्रोटोकॉल भी था। हम क्यों बातें नहीं कर रहे? हम इसलिए बातें नहीं कर रहे हैं, हम उनको बेंच के टाइम देखेंगे। अभी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये कोप कहां हुआ? ये हुआ आपका अजरबैजान में। और अगर अजरबैजान ना लिखा है, हो सकता है बाकू लिखा हुआ आ सकता है, हो सकता है बाकू लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको बाकू भी टिक करना है। और बाकू है कहां पे? अब बाकू कहां है? अजरबैजान में। लेकिन एग्जाम में, आज के जमाने में एग्जाम में खाली इतना करने से काम नहीं चलता है। तो क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आपको ये देखिए, ये आपको वर्ल्ड के अंदर ब्लैक सी का मैप दिख रहा है। इसी ब्लैक सी के अंदर आपको यहाँ पे बगल में कैस्पियन सी चल रहा है। तो मैंने ये मैप क्यों डाला है? ये मैप इसलिए डाला है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग के सवाल आते हैं। रिवर्स आ सकती है, आपकी लेक्स भी आ सकती है, आपकी ज्योग्राफिकल फीचर्स भी आ सकते हैं। तो इन चीजों में आप देखो, बाकू कहाँ है? बाकू यहाँ पे, ये आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। इस कैस्पियन सी के अंदर जो ये निकला हुआ जगह दिख रही है, ये है बाकू। कौन सी कंट्री है? अजरबैजान। यानी कि अजरबैजान की बॉर्डर किससे लगती है? कैस्पियन सी से। ये भी एक इंटरलिंकिंग का सवाल है। इसीलिए आप इसको थोड़ा सा और आगे देखो। यहां पे इसके बगल में ना, यहां आपका क्या था? कैस्पियन सी था। और यहां मैंने क्या बताया आपको? ये है बाकू। समझ गया? तो कैस्पियन सी के बगल में यहाँ पे क्या? बाकू। तो कैस्पियन सी की लोकेशन समझ में आ गई। इस कैस्पियन सी के जस्ट बगल में कौन से पहाड़ है? कॉकेसस माउंटेन है। ये क्या करते हैं? ये ब्लैक सी और जो आपका कैस्पियन सी, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। दिख रहे हैं? ये कॉकेसस माउंटेन है, और इसी कॉकेसस माउंटेन के लेफ्ट में क्या है? ब्लैक सी है। ब्लैक सी क्यों पढ़ना सर? अरे ब्लैक सी नहीं पढ़ोगे तो तुम यूक्रेन के बारे में नहीं जानोगे, तुम क्रीमियन पेनिनसुला को नहीं समझोगे। क्रीमियन पेनिनसुला को नहीं समझोगे, जो रशिया को और इसका लेकर के जितनी लड़ाई चल रही है उसके बारे में नहीं। अभी आप जानते हैं रिसेंटली यूएसए के अंदर जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो विवाद है वो थम जाए। लेकिन हालांकि ये एक अलग मैटर है, क्योंकि नाटो इसमें इन्वॉल्व है। तो हालांकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। तो ब्लैक सी आ गया। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर जो मैं, जहां मैंने ये मेंशन किया है, ब्लैक सी के जस्ट ऊपर जो मैंने मेंशन किया है, ये है क्रीमियन पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? क्रीमियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों बोला? क्योंकि 3 साइड पानी है इसके। ये क्रीमियन पेनिनसुला है, जो किसके कब्जे में है? वर्तमान में ये किसके पास है? रशिया के पास है। पहले किसका पार्ट था? ये पहले यूक्रेन का पार्ट था। इसी क्रीमियन पेनिनसुला, ये क्रीमियन पेनिनसुला है कहां? इसको तीनों तरफ से किसने घेर रखा है? ब्लैक सी ने घेर रखा है। और क्रीमियन पेनिनसुला के माध्यम से यहाँ बीच में ये एक कर्च स्टेट है, और ये कर्च स्टेट जाके कहां खुलती है? सी ऑफ अजो में। सी ऑफ अजो कहां है? जहां पर रशिया से एक डॉन नदी आती है, वो डॉन नदी आके किसमें गिरती है? सी ऑफ अजो में। अब गलती से आपसे पूछ ले कि ब्लैक सी के अंदर आके कौन सी नदियां गिरती है, तो देखो, डॉन रिवर होगी, फिर यहाँ पे नाइपर रिवर आती है, और फिर यहाँ आपके निस्टर रिवर आती है। 3 मेजर यूरोप की जो नदियां हैं वो कहां आके गिर रही है? ब्लैक सी के अंदर। और माइंड यू कि रिवर्स आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आप देखो, डॉन, नाइपर और ये आपके निस्टर, तीनों रिवर आके कहां गिरी? ब्लैक सी के अंदर। ब्लैक सी क्यों चर्चा में है? ये रशिया और यूक्रेन के विवादों को लेकर के। यहाँ आपका यूक्रेन आ गया। अब यूक्रेन के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स आप जानते हैं, ब्लैक सी के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और ब्लैक सी के अंदर रशिया के पोर्ट्स भी हैं। तो ये चर्चा में और इसलिए रहा था
कि आपको पता है जो यूरोप है उसको ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, स्पेशली यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहते हैं। क्यों? यहाँ पे आप जानते हैं स्टेपीज के मैदान होते हैं, वहां बहुत सारी चावल अपना जो गेहूं है उसका उत्पादन होता है, और उस गेहूं का जो विश्व को निर्यात होता है, अफ्रीका जैसे राष्ट्रों को, एशिया के कुछ राष्ट्रों को, वो निर्यात कहां से होता है? वो इन्हीं पोर्ट से होता है। और इन पोर्ट्स के ऊपर किसने रोक लगा दी थी? इसके इन पोर्ट्स के ऊपर रशिया ने रोक लगा दी थी। इस कारण से इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट भी किया था, जिसके अंदर किसने मध्यस्थता की थी? टर्की ने। अब टर्की क्यों मध्यस्थता करेगा? अरे जहां से वो सारा का सारा गेहूं जाना है, जहां सारा ट्रेड जाना है, फर्टिलाइजर जाने हैं, वो ऑयल जाना है, उन सब का रास्ता कहां से निकलता है? यहां से निकलता है। और इस पे कब्जा किसका है? इस पे टर्की का कब्जा है। अब टर्की का कब्जा क्यों है? आपको समझना होगा, टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी है एंकारा। लेकिन टर्की के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी को बोलोगे शहर कौन सा है, तो वो बोलेगा इस्तांबुल। इस्तांबुल है कहाँ? ये है इस्तांबुल। अब क्यों फेमस है? इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। हालांकि टर्की एशिया का पार्ट है, टर्की की राजधानी क्या? अंकारा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इस्तांबुल है। इस्तांबुल किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है एशिया को यूरोप से। और वो इस्तांबुल ऐसी लोकेशन पे है जहां से ब्लैक सी का रास्ता निकलता है, और जो टर्की के इस्तांबुल के नीचे से जो समुद्र को आपस में जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। यानी कि ऐसा स्ट्रेट जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगा? ब्लैक सी को। और इसके जस्ट नीचे क्या है? सी ऑफ मरमरा, मरे हुए आदमी के जैसे। क्या नाम है इसका? मरमरा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मरमरा है वो यहाँ पे है। आप समझ गए? तो ब्लैक सी को बॉस्फोरस स्टेट ने किसे जोड़ा? मरमरा में। और इस मरमरा के बाद कौन सा आता है? यहाँ पे डेयर डेनिल स्टेट लिखा होगा। क्या लिखा है? डेयर डेनिल स्टेट। ये किस लिए? क्योंकि ये डेयर डेनिल स्टेट इस सी ऑफ मरमरा को ले जाकर किसे जोड़ता है? एगन सी से। और यही एगन सी कहाँ आके जुड़ता है? यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है। अब इस मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से जहां पे नीचे आपकी क्या आती है? यहाँ आपका स्वेज कैनाल आता है, वो इसको आगे एशिया से जोड़ देगा। और इसी मेडिटेरेनियन सी से ये कहाँ चलाएगा? ये चला जाएगा अंध महासागर के अंदर। अंध महासागर में जाने से, जिसको हम अटलांटिक ओशन भी कहते हैं, तो अटलांटिक ओशन में चला जाएगा और वहां से विश्व में सारा ट्रेड होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? रशिया के पास कोई और है ही नहीं जगह जहां से वो समुद्र के रास्ते कहीं उसके लिए कोई रास्ता हो। इसीलिए रशिया किसी भी कीमत पे ब्लैक सी को और क्रीमियन पेनिनसुला को नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए ये विवाद लंबा चलेगा। तो आपका भी इसको लेकर के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक टाइम में हमने पढ़ा और चीजें हमारी क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे ब्लैक सी की ज्योग्राफी देख ली। इसमें हमने एक चीज नहीं देखी कि ब्लैक सी के चारों तरफ कंट्रीज कौन सी है। वो बड़ा सिंपल है, हम दूसरे मैप में दिखा दूंगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा? डॉन, नाइपर, निस्टर, तीनों रिवर आके किस में गिरती? ब्लैक सी के अंदर। हमने सारे के सारे स्टेट देख लिए। मैं मेडिटेरेनियन सी से आया, वहां से एगन सी में, एगन सी से डेयर डेनिल स्टेट को पकड़ते हुए सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा से मैं बॉस्फोरस स्टेट पकड़ी और मैं कहाँ आया? ब्लैक सी में। ब्लैक सी के अंदर जो क्रीमियन पेनिनसुला के बगल में कौन सा है? कर्च स्टेट। और कर्च स्टेट मेरे को लेके गया सी ऑफ अजो में। सी ऑफ अजो में कौन सी नदी आगे गिरती? रशिया से डॉन। और इसी नदी के माध्यम से पूरा का पूरा ट्रेड होता है। देखो, आप इंडिया में बात करते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े मिशन चलाए कि हम समुद्र से यातायात करेंगे, नदियों पे चलाएंगे। आप जानते हैं वाटरवेज चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। वाटरवेज 1 कौन सा है? जो गंगा ऊपर है। वाटरवेज 2 है। वाटरवेज 5 भी अभी चर्चा के अंदर था। आप जानते हैं मेघालय के अंदर एक नदी है। ये आपका होमवर्क है कि मेघालय के अंदर ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर हमने रिसेंटली वाटरवे नंबर 5 के ऊपर काम करना प्रारंभ किया है, जिससे कि वहां से यातायात और ट्रेड हो सके। तो ये आपका काम एग्जाम में सवाल आ सकता है। हमारा फोकस यहाँ है, लेकिन ये आप ना देखो, इसको याद करो और कमेंट में डालो। तो इसकी ज्योग्राफी क्लियर हो गई, नीचे वाला एरिया क्लियर हो गया। अब एक ही सवाल बचा कि सर ये जो ब्लैक सी है इसके चारों तरफ कंट्री कौन सी है? मैं आपको यहाँ ऐसे ही बता सकता हूँ। एक दूसरा मैप देख लेते हैं सिंपल तरीके से। एक ब्लैंक मैप लेते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक सी है। ये क्या है? ये हमने जो एक्चुअल सैटेलाइट इमेज का जो डाटा आता है ना, जिसकी तरफ आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स दिखते हैं, तो ये जो आपको दिख रही है ना समुद्र के किनारे 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 किनारे, तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के रिजर्व भी मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे रिजर्व भी हैं। ये है ब्लैक सी। ये कौन सा था? ये स्ट्रेट कौन सी है? यहाँ पे ये स्ट्रेट कौन सी है? और ये एक्चुअली बादल आ गए तो हमें थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं मिल रही है। इस स्ट्रेट के बाद में यहाँ पे एक और आपका छोटा सा एक लेक आती है। लेक यानी कि कनेक्टिंग पाथ है। और फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सी मिलेगा और फिर मेडिटेरेनियन सी आएगा। अब ये आपका होमवर्क है जो मैंने आपको बता दिया कि ये अब ये कर्च स्ट्रेट है। ये कौन सी स्ट्रेट थी? बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ये कौन सा था? क्रीमियन पेनिनसुला है। ये ब्लैक सी है। ये सी ऑफ मरमरा है। ये सी ऑफ अजो है। इन सबको आपको बढ़िया से एक मैप बनाना है और सबको लिंक करके लिखना है। और यहाँ पे आपकी कौन सी नदी आ रही थी? ये डॉन आ रही है, ये नाइपर आ रही है, ये निस्ट आ रही है।
तो ये सारी ज्योग्राफी आपको समझना है। अब मैं यहाँ पे इसलिए लाया, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि सर यहाँ पे कंट्रीज कौन सी लग रही है। सबसे पहले ऊपर कौन सा है, डॉन नाइपर, किससे आ रही है, ये आ रही है सर रशिया से। डॉन नदी किससे आई, रशिया से। तो एक बाउंड्री तो किसकी टच होगी, रशिया की। दूसरा ये क्रीमियन पेनिनसुला, यहाँ पे कौन सी कंट्री जिससे रशिया का विवाद चल रहा है, तो वो है यूक्रेन। तो ठीक है, यूक्रेन भी हो गया सर। अब यूक्रेन के पड़ोस में दो राष्ट्र हैं, दो ही राष्ट्र हैं, लेकिन लेकिन हम इन दो राष्ट्रों का नाम अभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिख रहे सर, बाद में लिखेंगे। जो सिंपल सिंपल है पहले उसको कर लें। जो हमने मैप पढ़ा है उससे हमको पता लग रहा है। देखो, रशिया की बात करी थी, रशिया हो गया। यूक्रेन की बात करी थी, दोनों का चल रहा है, वो हो गया। क्रीमियन पेनिनसुला की बात करी, हो गया। क्रीमियन पेनिनसुला किसका पार्ट है, रशिया बोलता है मेरा, यूक्रेन बोलता है मेरा। तो हम तो है नहीं डिसाइड करने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक सी से रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर लगती है। ये तो हो गया नॉर्थ में। अब आ जाओ साउथ में। साउथ में क्या मिल रहा है आपको, मैंने कहा था एक ऐसी कंट्री जिसने इन दोनों राष्ट्रों के बीच में एक समझौता करवाया था कि भाई आप ब्लैक सी के अंदर कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, जितना माल आ रहा है आने दो और उसको विश्व को जाने दो। क्योंकि आप जानते हैं कोविड की समस्या आई, भुखमरी की समस्या आई, इन्फ्लेशन की समस्याएं। अगर अनाज नहीं जाएगा, फर्टिलाइजर नहीं जाएगा, पैदावार नहीं होगी, तो बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो टर्की ने मध्यस्थता की। इसीलिए विश्व के अंदर टर्की की इंपॉर्टेंस है क्यों आखिर, ये इतने से एक जो स्ट्रेट की बात करी थी मैंने, जो इसका इस्तांबुल शहर है, और इस्तांबुल शहर से जो रास्ता कनेक्ट होता है बॉस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से, जो सी ऑफ मरमरा से होते हुए डेर डेविल्स को पकड़ के एगन सी में गिरता है और कहा जाता है मेडिटेरियन में, और वहां से विश्व का जो सारा का सारा ट्रेड है वो तय होता है। इसीलिए टर्की हमेशा अपने आप को, भारत से इसके रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन अपने आप को एक ऐसा समझता है कि मैं इस्लामिक जो रिवाइवलिज्म है उसका मैं डॉन हूं। तो ये आप टर्की को इस प्रकार समझो। तो नॉर्थ के अंदर यूक्रेन, रशिया, और साउथ के अंदर टर्की, खत्म। अब सर ना तो आपने मेरे को वेस्ट बताइए ना ईस्ट। देखो ईस्ट तो सिंपल है, जॉर्जिया, ठीक है। यहां वैसे ही मैंने कहा था माउंटेन्स है, तो जॉर्जिया, बात खत्म होगी। अब इधर आ जाओ, इधर दो ही कंट्री है, एक है बुल्गारिया, एक है रोमानिया। तो ऊपर कौन सी है, रोमानिया, और नीचे आपको मिल जाएगी बुल्गारिया, ठीक है। अब जितना भी आपको पढ़ना है पढ़ लो, यही कंट्रीज है जो ब्लैक सी के लगती है। मोल्डोवा है यहाँ पे, लैंडलॉक कंट्री है, उसकी यहाँ बॉर्डर लगती नहीं। यहाँ पे जॉर्जिया के बगल के अंदर आपका अजरबैजान का विवाद कैसे था, अर्मेनिया का। यहाँ बगल में अर्मेनिया है, लेकिन अर्मेनिया लैंडलॉक कंट्री है। अर्मेनिया की बॉर्डर ना तो ब्लैक सी से लगती है और ना ही कैस्पियन सी से लगती है। ये आई थिंक मेरी तरफ से मैंने आपको ज्योग्राफी क्लियर करा दी। अब आपको ज्यादा बेटर अच्छे समझना है तो ये मैप रहा, मैप के अंदर सारी चीजें मेंशन है, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, और ये जॉर्जिया। इसके अलावा कोई ऐसी जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी कंट्री है जो किसको टच कर रही है, आपके इसको टच कर रही है। आपको नंबर से याद करना है कि 3 इधर 3 इधर, नॉर्थ साउथ याद करना है, मैंने बता दिया, रशिया और यूक्रेन नॉर्थ में, टर्की साउथ में, आपके ईस्ट साइड के अंदर जॉर्जिया है, और वेस्ट साइड के अंदर रोमानिया बुल्गारिया है। यहाँ बात होगी खत्म। और ये जो कनेक्टिंग पाथ था यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ, सारा का सारा आपको समझा दिया। ये इसकी ज्योग्राफी क्लियर हो गई। अब आप समझ सकते हो कि क्यों इतना बड़ा विवाद विश्व में चल रहा है जिसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। अब थे कहां पे हम यहाँ थे। तो ये बात करते करते हम कहां पहुंच गए, लेकिन हमने किया क्या, हमने सबको लिंक किया। तो आप क्या होता है, आइसोलेशन में जब पढ़ते हो ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए क्या है, आज हमने रियो समिट देख ली, अर्थ समिट देख ली, हमने 1972 समिट की बात कर ली, वहां से हम पर्यावरण दिवस भी मना लिया। आज से मुझे लगता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, और आप कभी भूलोगे भी नहीं कि आखिर हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कोप 29 क्या होता है हमने बात कर ली, इसका सवाल था पीछे, वो भी हमने सही कर लिया। और इसी सवाल के अंदर एक कंट्री का नाम आया था अजरबैजान, जहां पे कोप 29 की मीटिंग हुई, और यहीं पे बाकू आया था। तो इसी प्रकार से आपको समझना है, बाकू है कहाँ, कैस्पियन सी में, और वहां की ज्योग्राफी के कारण हमें। अब इसके साथ देखो, ये तो कोप 29 होगी। अब हमें कुछ कोप आगे पीछे पता होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देखो कोप 26 की जो मीटिंग हुई थी वो ग्लासगो में हुई थी। अब इसको आप नहीं भूल सकते, ना तो मैं भूल सकता हूं, ना आप भूल सकते हो, और कोई भी भारत का रहने वाला व्यक्ति है वो कोप 26 ग्लासगो में हुआ था बोल सकता है। क्यों क्यों तो क्यों का जवाब ऐसे है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे और यहां पर जाकर के उन्होंने एक बात करी थी, और क्या दिया था, पंचामृत। वो पंचामृत क्या था, पंचामृत बोल दो या पंचामृत, ठीक है। तो ये हमने वहां पे 5 प्रण लिए थे भारत ने। तो भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की भावनाओं को दिखाते हुए यहाँ जाके जो पंचामृत के 5 थे, उन्होंने बोला था कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। हम हमारा जो प्रोडक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हम 45% कर देंगे। हम कार्बन सिंक बनाएंगे। प्री में ये नहीं पूछेगा, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हम इसको मेंस के टाइम पढ़ेंगे। डन।
डन, ये हो गया। अब कोप 26 बता दी सर आपने, तो इसके बाद यही बता दो कोप 27 कहाँ हुआ, कोप 28 कहाँ हुआ, कोप 29 कहाँ हुआ। आप बोलोगे सर ये तो मैंने पढ़ा, ये तो बाकू में हुआ। बहुत बढ़िया, बाकू कहाँ है, अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ है, जिसकी बॉर्डर कैस्पियन सी से लगती है। उसके लेफ्ट में कौन है, उसके लेफ्ट में आर्मेनिया, जिसकी बॉर्डर किससे नहीं लगती, ब्लैक सी से नहीं लगती। तो अब कोप 26 ग्लासगो में हुआ, ये आपको याद रखना है। कोप 27 कहाँ हुआ, ये हुआ आपका शर्म अल शेख, शर्म अल शेख। सर नाम तो टेढ़ा है, कहाँ है ये है आपका इजिप्ट में, ठीक है। और यही इजिप्ट रिसेंटली, अगर आपको ध्यान हो, यही इजिप्ट रिसेंटली किसका मेंबर बना, आपका इजिप्ट का मेंबर बना है। ये इजिप्ट किसका, ब्रिक्स का। अब बताओ आप, और ब्रिक्स के लिए हमने बात करी थी, बोला ऑर्गेनाइजेशन हम किसको पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिक्स की बात करेंगे। कहाँ ब्रिक्स, ये रहा। तो इसमें कौन नया जुड़ा, इसमें नई कंट्री कौन सी जुड़ी, जिसका मैंने बताया आपको, वो कंट्री है आपकी इजिप्ट, जहां पे कौन सा हुआ था, कोप 27। तो सर कोप 28 कहाँ हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरत में, यूएई में हुआ कोप 28 का। और आपको जानते हैं सऊदी अरामको, वो एक अरामको करके ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी, उसका हेड था, वो इसका अध्यक्ष था कोप 28 का। तो बोला हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, और अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कच्चे तेल को निकाल रहा है, जिससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, कोप 26 ग्लासगो में, कोप 26 शर्म शेख में, शर्म शेख कहाँ है, इजिप्ट में, कोप 28 आपका यूएई में, कोप 29 बाकू अजरबैजान। तो कोप 23, कोप 30 कहाँ जाएगा, कोप 23 जाएगा ब्राजील में, ठीक है। हालांकि इसके पूछने की संभावना कम है, अगर कोप 30, कोप 31, 33 कहीं यहाँ वहां होते तो शायद पूछते, लेकिन कोप 30 ब्राजील में होगा, नहीं पूछेगा। तो सर क्या पूछ सकता है, पूछ ये सकता है आपसे इसके अलावा, इसमें जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे थे, यूएनएफसीसी की जो हमने बात करी, इसके अंदर जितने भी कोप हुए, उसमें एक कोप भारत ने पहले करवाया है और एक कोप भारत करवाने वाला है। जो करवाया है उससे इंपॉर्टेंट अब क्या हो चुका है, अब हो चुका है कोप 33। क्या है सर कोप 33, ये इंडिया में होगा। मोदी जी ने इसकी घोषणा करी, सभी लोगों ने इससे एग्री हुए हैं। और कोप 28 कहाँ होगा, कोप 33 कहाँ होगा, इंडिया के अंदर। कोप 29 ऑलरेडी हो चुका इसमें आपका बाकू में। ये कब होगा, आई थिंक लगभग 2028 में होगा, ठीक है। तो कोप 33 भी थोड़ा सा ध्यान रखना, भविष्य में आने वाला एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट को हम करवाने वाले हैं, और बाकी जो हुए वो हमने देख लिए। यहाँ पे आपकी स्कोप की कहानी खत्म होती है, ठीक है। जो कोप 29 की मीटिंग हुई थी उसकी मैंने कहानी खत्म कर दी, और इसके साथ में दो कोप और बच गए, यूएनसीबीटी का और आपका यूएनसीसीडी का। ये तो है आपका कन्वेंशन ऑन कम्बाट टू डेजर्टिफिकेशन, और ये है आपका जैव विविधता के बारे में हमने बात कर ली, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात याद रखनी, इसका कोप अभी हुआ था कौन सा, कोप 16। इसका भी हुआ था अभी कोप 16, और उसका कौन सा हुआ था, कोप 29। उसकी तो सारी स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। और अब को सीबीडी का कोप 16 हुआ, यूएनसीसीडी का कोप 16 हुआ। बस आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कहाँ हुए, इतनी सी इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि सर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कोप कहाँ हुआ। तो ये आपका सीबीडी का हुआ था कैली में। सर कैली है कहाँ, कैली है आपकी कोलंबिया में। डन हो गया, आप कोलंबिया याद रख लो, कैली याद रख लो, जो आपको ठीक लगे वो याद रख लो। लेकिन यूएनसीबीडी का कोप कहाँ पे हुआ, 16, कैली के अंदर। अब कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन वाला कहाँ होगा, सिंपल सी बात है सर, डेजर्ट कहाँ है, रियाद में। अब ये रियाद कहाँ है, ये है आपका सऊदी अरेबिया। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया, क्लियर। तो ये कोप वाली कहानी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। इस कोप के बाद लास्ट में एक टॉपिक रहता है एजेंडा 21, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो ये हमारी सदी है, बात कब कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 1992 के अंदर। तो हमने ये कहा था कि आने वाली सदी है, उस सदी को लेकर के हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए कि हम आने वाली सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर सके, लोगों को किसी भरोसे के साथ कह सके कि हमने कोई अपने अतीत के अंदर पर्यावरण को लेकर काम किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था आपका अर्थ के समिट को लेकर, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके करंट से रिलेटेड है, उसकी हमने बात कर ली। इसमें मुझे लगता नहीं कोई आपको संशय रहा होगा। तो कोप 29 आपका अजरबैजान बाकू में हुआ था, नवंबर के अंदर हुआ, बहुत रिसेंट हुआ है। और इसमें एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके भी आएगा, बहुत बेसिक है। ब्लैक सी की हमने सारे लोकेशंस देख ली, सी ऑफ अजो, ये स्ट्रेट की बात की थी, कोई कमेंट में लिख देगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बताता हूँ, ये कर्च स्ट्रेट है, उसके बाद ब्लैक सी है,
फिर आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है, उसके बाद आपका सी ऑफ मरमरा है, फिर आपका डेनिस का स्ट्रेट आ जाएगा, फिर एगन सी, और एगन सी किसमें खुलता है? मेडिटेरेनियन। अब किसी को हो सकता है सर मेरे को तो ना एगन सी याद नहीं रहेगा, होता है ना कुछ लोग, सर इतना सब कुछ पढ़ा लेकिन मेरे से तो ये भी याद नहीं हो रहा कि एगन सी रहेगा यहाँ, क्या पता सर मैं कुछ और लिख के आ जाऊं। अरे ये याद रखना, इस टर्की के बगल के अंदर यहाँ विश्व की एक बहुत शानदार कंट्री थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ग्रीस। और इस ग्रीस में आपने अगर मूवी देखी होगी, 300 मूवी देखी, ग्लैडिएटर्स वगैरह देखी होगी, 300 जो मूवी है उसकी कहानी कहाँ की है? ग्रीस की। एथेंस वगैरह के जो सोल्जर्स थे उनकी फाइट की स्टोरी है। तो ये जो ग्रीस है ना, इस ग्रीस अपने जो ग्रीस लोग थे अपने देवता किसको मानते थे? एगन को। एगन उनका गॉड था, उसी एगन के नाम पे एगन सी रखा। तो आप समझ लो ग्रीस के बगल में कौन सा? एगन सी, और वहां से मेडिटेरेनियन सी। आपका एग्जाम में जो पर्सपेक्टिव वो हल हो जाना चाहिए, इतनी आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, फिर यहाँ जॉर्जिया और ये टर्की, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लोकेशन कैस्पियन सी की भी आपको लगे हाथ यही बता देता हूँ, बाद में बोलोगे सर एग्जाम में कैस्पियन सी आ गया था। हाँ नहीं, वो कैस्पियन सी भी आ सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब कैस्पियन सी दिख रहा है शेप। एक कंट्री तो मैंने आपको बता दी, कौन सी है वो? अजरबैजान। प्लीज अर्मेनिया मत करके आना, अर्मेनिया से हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। अर्मेनिया को हमने पिनाका की गाइडेड वो जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं, जिसके अंदर एक गाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे रॉकेट होते हैं और ऐसे फायर 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 होते हैं, तो वो जो रॉकेट लॉन्चिंग का सिस्टम है पिनाका जिसको बोलते हैं, वो हमने किसको दिया है? अर्मेनिया को दिया है। क्यों? बेचारी लैंडलॉक्ड है, उसके पास रास्ता नहीं है। अर्मेनिया की किससे नहीं बनती? अजरबैजान से। इन दोनों का एक क्षेत्र को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसका नाम क्या है? नोकोक वाला एरिया था यहाँ पे, जो दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, डन। ये सारी कहानी बता दी। तो हम किसको दे रहे हैं? अर्मेनिया को क्या दे रहे हैं? हम पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अजरबैजान की बॉर्डर किससे लगती है? कैस्पियन सी से। अजरबैजान है, बाकू है, बाकू में क्या हुआ? आपका समिट हुआ। यहां तो एक कंट्री हो गई। दूसरा आप देख सकते हो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली है कि ये रशिया है, ये पूरा कैस्पियन सी है। जो ये वाला एरिया भी दिख रहा है ये भी कैस्पियन सी है। ये लोकेशन है बाकू की। टच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ गलती से बना दिया था क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे ये इन्होंने इसको लाइट कर दिया है, तो इन्होंने इस एरिया को दिखाया सिर्फ ब्लैक सी को, तो ये बाकू बनता है। जो अंदर आ रहा है ना हिस्सा, यहाँ बाकू है, वही एक ही बात है। तो ये अजरबैजान हो गया। ठीक है, इसी के पीछे यहाँ आर्मेनिया हो गया। लैंडलॉक तो रहेगा, खत्म बात। अब इसके नॉर्थ में कौन है? रसिया। कोई और हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। और इसके इधर जाओगे अगर आप, तो यहाँ आपको मिलेगा कजाकिस्तान। तो देखो नॉर्थ के अंदर दो कंट्री हो गई इसके भी, रशिया और कजाकिस्तान कैस्पियन सी में। जबकि वहां ब्लैक सी में कौन थी? यूक्रेन था और रशिया था। यहाँ कौन? रशिया कॉमन है, लेकिन इधर कौन आ गया? कजाकिस्तान। एक आप अगर जानते हैं, आपने एससीओ समिट में अगर नाम सुना होगा, एससीओ समिट के अंदर जो सेंट्रल एशिया के 5 राष्ट्र हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 कंट्री है उसमें से एक कंट्री एससीओ का मेंबर नहीं है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, मैंने क्या बोला उसको थोड़ा सा फॉलो करना प्लीज आप। जो मैंने आपको बात कही उसको थोड़ा सा फॉलो करना। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया है कि एससीओ का जो समिट है, एससीओ के अंदर जो राष्ट्र हैं उसके अंदर ये हमारा जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, सेंट्रल एरिया वाला रीजन के अंदर 5 कंट्री है। 5 कंट्री में से 4 कंट्री किसके पार्ट है? एससीओ के। 4 कंट्री किसके पार्ट है? एससीओ के। और उन 4 के अलावा एक कंट्री है जो एससीओ का मेंबर नहीं है। क्या नाम उसका? तुर्कमेनिस्तान। नीचे टर्की था ना, उसी का भाई समझ लो आप, तुर्कमेनिस्तान, जैसे भी आपको याद रखना है। ये जो तुर्कमेनिस्तान जो एससीओ का मेंबर नहीं है, यही यहां पर इसकी बॉर्डर किससे टच होती है? आपके कैस्पियन सी से। अभी मैप मैंने इसमें डाला नहीं है, डाल सकते हैं बट टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए यहां पे तुर्कमेनिस्तान किससे टच हो रहा है? आपके कैस्पियन सी से। और वो किसका मेंबर नहीं है? एससीओ। क्योंकि एससीओ की बात भी करेंगे तो वहां आपको हेल्प करेगा कि सर हाँ यस आपने सही बोला था, तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन से लग रहा है लेकिन एससीओ का हिस्सा नहीं है। बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और इस तरफ आपकी कौन सी लगेगी? इस तरफ आपकी एक ही कंट्री लगेगी, वो है बाकू, अजरबैजान। नीचे आपका ईरान है। चैप्टर क्लोज, सिंपल। ये आपके कैस्पियन सी के चारों तरफ लगने वाली कंट्री है। ब्लैक सी बता दिया, कैस्पियन सी बता दिया, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता उन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया।
ऐसी कोई चीज जो मेरे से छूट गई हो, यू विल सी। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, हमारा जो मेन थीम था आपके एग्जाम में हेल्प करने की। तो कोप की सारी बातें हो गई, कोई शक नहीं है सर। इसके अंदर अब कुछ सबमिट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं G7 की। उठा लेते हैं G7, उठा लेते हैं। ये लो G7, इसकी 50वीं मीटिंग हुई इटली के अंदर। ठीक है सर, और क्या पूछ सकता है? इससे तो पूछेगा नहीं। क्या भारत गया था? गया था। क्या भारत मेंबर है? नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है। देखो विश्व के 7 राष्ट्रों में तो आपको जगह मिले ऐसा मुश्किल है। तो भारत क्या G7 का मेंबर है? नहीं है। भारत मीटिंग में गया था? हाँ सर, मीटिंग में गए थे, बिल्कुल गए थे मीटिंग में। तो सर मीटिंग में किस भूमिका से गए थे? ये लोग क्या करते हैं ना, विश्व के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं उनको इनवाइट करते हैं। तो क्या भारत विश्व की इंपॉर्टेंट कंट्री है? उसको वहां पे इनवाइट किया गया था। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा जोर डालो। आपने देखा होगा इटली की जो नई आपको जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। बिल्कुल है सर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की क्या है? इटली की प्राइम मिनिस्टर भी है। रिसेंटली जॉर्जिया मेलोनी को अगर आपने देखा, जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी विश्व की 100 महत्वपूर्ण महिलाओं में, तो उसके अंदर 3rd रैंक किसकी थी? जॉर्जिया मेलोनी की। अब ये भी आपको मैंने साथ में लिंक करके बता दी। जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है इटली की। उसी इटली के अंदर G7 की 50वीं मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में क्या भारत गया था? गया था एज ए मेंबर? नहीं, केवल बुलाया गया था। और बुलाने के बाद हमको ये बुलाया गया। एक सवाल इसके अलावा बचता जो एग्जाम में आ सकता है, और वो क्या है? सर इसके मेंबर कौन है? G7 के मेंबर कौन है? बहुत सिंपल चीज है। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री है। सबसे ऊपर कौन है? कनाडा। उसके नीचे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या मैक्सिको को लेना है? अरे मैक्सिको क्या करेगा यार, विश्व के 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रों में उसकी गिनती होती नहीं होती। तो किसको लें? अटलांटिक ओशन में आ जाओ, उसके इधर आ जाओ। अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, किसको लें सर? ब्रिटेन को ले लो। ले लिया ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन की किस राष्ट्र से नहीं बनती थी? मैं बोल रहा हूं कि ब्रिटेन की विश्व में किस राष्ट्र से नहीं बनती थी? तो एक ही था सर, कौन? फ्रांस। दोनों आपस में पता नहीं कितने सालों तक लड़े। क्या भारत में भी लड़े थे? हमारे यहाँ पर भी देखा, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं हमने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाइयां थी। तो हमारे यहाँ पर भी, वहां जब यूरोप में लड़ रहे थे तो इधर भी असर था। तो कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। सर इटली में मीटिंग हुई, इसका मतलब इटली तो खुद तो मेंबर है ही। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कौन है मेंबर सर? यूरोप में फ्रांस को, ब्रिटेन को, इटली को निकाल दें, एक इंपॉर्टेंट शक्ति बचती है। क्या नाम है सर? जर्मनी। वेरी गुड, जर्मनी भी आ गई। 6 तो हो गए, 7वां कौन है? अब इन 6 लोगों को सबक किसने सिखाया था World War II के अंदर? तो सर जापान था। हालांकि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया लास्ट में और जापान हार गया, सरेंडर कर दिया उसने, लेकिन इन यूरोप वालों को सबक किसने सिखाया था? जापान ने। तो इसलिए जापान भी किसका मेंबर है? G7 का। रशिया भी एक जमाने में था, तब उसको G8 बोलते थे, बाहर निकाल दिया। इसीलिए आज G7 है और रशिया उसमें नहीं है। आई होप G7 की कंट्रीज जिंदगी में दोबारा आप नहीं भूलोगे। कनाडा, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका से ले लिया। इनके बगल में जस्ट हम अटलांटिक क्रॉस करके आ रहे हैं, हमको ब्रिटेन मिला। ब्रिटेन की किससे नहीं बनी आज तक? तो फ्रांस से नहीं बनी, अब बनती है। अब तो दोनों एक ही यूरोपियन यूनियन में थे, लेकिन इतिहास उठा के देखोगे 250, 300, 400, 500 साल तक लड़ते रहे। और मीटिंग कहाँ हुई G7 की 50वीं? इटली के अंदर। तो इटली मेंबर है। साथ में कौन है सर? इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया, जर्मनी ले लिया, और जिसने इनको हराया वो जापान। G7 के अंदर यही मुख्य कंट्री है। दोबारा ये कि ये 7 कंट्री G20 के अंदर भी है। तो वहां प्लीज मैं इन 7 कंट्रियों के नाम दोबारा नहीं लूंगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो G7 है वो किसके भाग है? G20 का भी भाग है। क्या भारत G7 का मेंबर है? नहीं है। कोई डाउट, कोई मतलब कि कंसेप्ट और क्लैरिटी में कोई जगह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्रश्न बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है सर, अब आ जाओ यहाँ पे। तो हमने G20 की बात कर ली, G7 को फ्री कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियन, एशियन में एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या जरूरी है, चलो वो देखते हैं। एशियन, सर एशियन की क्या रिसेंटली मीटिंग हुई? अरे हर साल होती है। क्या बोलते हैं उसको? शिखर सम्मेलन बोलते हैं, शिखर सम्मेलन बोलते हैं। थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं मैं, क्या है जल्दबाजी में राइटिंग अच्छी नहीं हो तब भी लोगों को लगता है कि नहीं सर को लिखना नहीं आता। शिखर सम्मेलन, डन।
शिखर सम्मेलन। कुछ कुछ तो ये बोलते हैं सर आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते, हिंदी में नहीं पढ़ाते, तो मैं बताता हूँ मेरे को हिंदी भी आती है। तो एशियान की मीटिंग जो होती है उसको मोस्टली शिखर शिखर सम्मेलन को इसके लिए ही नहीं है, विश्व के अंदर जो भी लीडर्स मिलते हैं ना बड़े बड़े, जैसे भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, मतलब प्राइम मिनिस्टर गए या राष्ट्रपति जाते हैं, तो वो जब जाके कहीं मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं शिखर। शिखर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सम्मेलन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, इनको आप देख लेना, गूगल सर्च कर लेना। तो एशियान की जो मीटिंग उसको शिखर सम्मेलन कहते हैं। क्या भारत गया था? जी गया था। कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर गए थे। सर कहाँ गए थे? ये गए थे वियतनाम में। क्या खाली वियतनाम में गए? नहीं, वियतनाम के अलावा हम और कहाँ गए थे? हम गए थे लाओ पीडीआर। सर लाओ पीडीआर क्या है? गूगल सर्च करो, किसी कैपिटल है, देखो यहाँ पे गए थे, एशियान की समिट हुई, वहां पे मोदी जी ने एशियान के साथ अलग से मीटिंग करी, वहां पे पैसिफिक को लेके मीटिंग होती है उसमें भी हमने भाग लिया। कुल मिला के इस एशियान के अंदर 4 मीटिंग हुई थी। नाम बताऊंगा? नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? प्री में से सवाल नहीं आएगा, जितना आएगा उतना ही देखो। प्राइम मिनिस्टर गए थे कहाँ गए? वियतनाम में लाओ पीडीआर में, यहाँ हमने जाकर के बात करी। इसी से संबंधित आप जानते हैं एशियान के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीजन है, और वो रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म। बौद्ध। जो हाईएस्ट रिलीजियस पीपल जो रहते हैं बौद्ध धर्म के, वो कहाँ मिलेंगे आपको? एशियन कंट्रीज के अंदर मिलेंगे। हालांकि इंडोनेशिया के अंदर आपको मुस्लिम्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और विश्व के अंदर जो हाईएस्ट मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो किस में है? इंडोनेशिया में। कहीं आप सोचे पाकिस्तान में? नहीं, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की वो कहाँ पे? वो इंडोनेशिया में है, और वो एशियान में है, और काफी अच्छा डेवलपमेंट भी उसका। तो जो ये बौद्ध लोग कहाँ एशियान में रखते हैं, तो बौद्ध का एक फर्स्ट सबमिट हुआ है अभी। कौन सा सबमिट हुआ है? बुद्धिज्म को लेके फर्स्ट सबमिट, और वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ न्यू दिल्ली में। अरे बुद्ध की धरती तो भारत की धरती है, तो सबमिट हमने करवाया उसका। तो ये एशियान को लेकर के जो भी थे वो हो गया डन। तो इसमें आपका एशियान भी खत्म है, आपका G7 भी खत्म है, आप कॉप, ये भी आपका सारा का सारा कॉप खत्म हो चुका है। आपकी यहाँ वाली ऑर्गेनाइजेशन खत्म करते आ रहा हूँ। फिर आपके आगे क्वाड। क्वाड क्वाड बात करनी पड़ेगी, क्वाड के बिना सब कुछ अधूरा है। सर क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं क्वाड को? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब कि क्वाड मतलब 4, तो इसके अंदर 4 राष्ट्र हैं। कौन है 4 राष्ट्र? सबसे पहले तो क्या भारत है? बिल्कुल है। इसके अलावा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा जो अपने आप को डॉन समझता है, कौन? यूएसए। इसके अलावा भी कोई है? यस है, जापान, जिसने वर्ल्ड वॉर के अंदर यूरोप को सबक सिखाया था। और जो हमारा इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन में, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या? ऑस्ट्रेलिया। ये 4 मुख्य राष्ट्र है। क्या क्वाड कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? सर मिलिट्री एक्सरसाइज तो पहले से होती थी, लेकिन क्वाड बनने के बाद उसको इसका हिस्सा बना दिया गया। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मालाबार। डन। क्वाड क्यों बनाया गया? कहते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। अब क्वाड में ये राष्ट्र हो गया, ये हो गया। क्या इसकी रिसेंट मीटिंग हुई? हुई। कौन सी मीटिंग थी क्वाड की? 6th मीटिंग थी। कहां पे करवाई सर? यूएसए में। यूएसए का शहर का नाम याद करना है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो यूएसए भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये से हो जाएगा, क्योंकि भारत का कोई शहर है नहीं, जापान का नाम अजीब होता है, ऑस्ट्रेलिया का है नहीं, यूएसए का। तो यूएसए के अंदर इसकी 6th मीटिंग हुई। क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 राष्ट्र हैं, मिलिट्री एक्सेस मलाबार करता है, और 6th इसकी जो भी रिसेंट मीटिंग हुई थी क्वाड की, वो कहाँ पे हुई? यूएसए में। इसके अलावा क्वाड के बारे में आपको बताया, क्या बताएं? चाइना को टैकल करने के लिए एशिया पैसिफिक और आपका इंडोनेशियन जो भी है उनको मिलाकर ये शानदार काम कर रहा है क्वाड। और इसी ने भारत को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि पहली बार देखने को मिला है कि विश्व की ऐसी संस्था जिसके अंदर 4 राष्ट्र हैं, और जिसके अंदर यूएसए खुद शामिल है, जापान शामिल है, उसके अंदर इंडिया भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड की स्ट्रक्चर में हमारा जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ऐसी ही संस्थाएं लिखी जहां से प्रश्न आएंगे, चाहे आप कितने भी किसी भी करंट अफेयर से कितना ही पढ़ लो, सवाल तो इसमें से आना है। अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप अपने दिमाग को लिमिटेड कंटेंट को एक्सेप्ट करते हो, क्वालिटी कंटेंट को लेते हो, या फिर सब कुछ याद करते हो। अब इसके बाद है G20। G20 की बात करते हैं। देखो G20 के बारे में बहुत कुछ पता है आपको। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो G20 के बारे में बहुत कुछ बताया? G20 की जो 18 समिट हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी? सर भारत में हुई थी। भारत ने इसको इतना सेलिब्रेट किया ना, जो 2022 में हुई थी, इसको हमने इतना सेलिब्रेट किया था ना, G20 की जो मीटिंग थी। तो इस मीटिंग को इतना सेलिब्रेट किया कि भारत में तो लोग सब जानते हैं कि G20 क्या है। राष्ट्र कौन से है? तो मैंने आपको 7 राष्ट्र वही बता दिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंट्री आपको लगती है ना उसको डाल दूं, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया सर, इंडोनेशिया हो गया, G7 में भारत खुद नहीं था सर, उसको भी डाल देते हैं। सर साउथ अफ्रीका नहीं था, उसको भी डाल देते हैं।
यूरोप से ब्राजील को नहीं लेके आया था, उसको भी डाल दो। सऊदी अरेबिया आया नहीं आया, सऊदी अरेबिया को डालो। ऐसे ऐसे करके आप समझ जाओगे कि विश्व के जो महत्वपूर्ण, इसमें साउथ कोरिया आएगा, जापान है, तो जो मुख्य कंट्री है ना वो सारी सारी इसमें आ जाएगी और G20 पूरी हो जाएगी। G20 से आपको राष्ट्र कोई नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, 20 राष्ट्र कौन पूछेगा। हाँ, G7 के अंदर आपको एक बात नहीं बताई मैंने, G7 के अंदर जो 7 राष्ट्र है ना उसके साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। गलती से बोलो सर नहीं। और G20, आपको पता है G20 जब भारत में हुआ था उस टाइम हमने, G20 तो थे ही, इसके साथ में हमने अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर जोड़ दी। अफ्रीकन यूनियन कोई कंट्री है नहीं सर, इसके अंदर बहुत सारे राष्ट्र हैं। इसको तो, ये तो मतलब ऐसा मान लो कि पूरे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम एक साथ ले आए, तो ये G20 की बात होगी। अब इसके अलावा क्या है G20 में क्या समझना है, इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं G20 में क्या समझना है। ये काफी टाइम ले रहा है, छोटा हो गया लग रहा है, कोई बात नहीं। ओके, इसके अलावा सर 19 समिट बिल्कुल देखना है। क्यों देखना है, अभी जो G20 की 19 समिट हुई थी वो रिसेंटली हुई थी, इसीलिए इसको थोड़ा सा देखना है। कहाँ हुई, ब्राजील के अंदर। सर G20 की 20 समिट कहाँ है, बिल्कुल वो भी बता देते हैं आपको, वो है आपकी साउथ अफ्रीका में। अगर आप G20 की समिट समिट को देख लेना कहाँ कहाँ हुई है, उससे भी आपको मालूम चलेगा इसके अंदर कौन सी कंट्री। देखो भारत आ गया, ब्राजील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया। G18 से पहले G17 भी हुई थी, कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया में। और आप देखो विश्व की धुरी कैसे बदल रही है, धुरी इन द सेंस जो पावर सेंटर वो कैसे बदल रहा है। G20 जो विश्व की इतनी बड़ी संस्था है, और मैं आपको क्या बताऊं G20 कितनी बड़ी संस्था है, आप तो खुद एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, समझदार हो, फिर भी अगर मैं बताऊं आपको, विश्व की लगभग 85% पॉपुलेशन है वो G20 कंट्रीज के मेंबरों के पास रहती है। विश्व का जो 65% जो ट्रेड होता है ना, जो आयात और निर्यात होता है, वो ये G20 राष्ट्र करते हैं। 80% विश्व की जो जीडीपी है ना वो इन राष्ट्रों के पास है। अब बताओ, आप इतने बड़े बड़े आंकड़े बता दिए, मतलब G20 मतलब है तो 20 ही राष्ट्र, लेकिन सब कुछ लेके बैठा है विश्व का। तो इसलिए ये जो काम करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है इनका, इकोनॉमी बातें करते हैं, विश्व को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, कैसे प्रोग्रेस की जाए, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ी जाए, ऐसी बहुत सारी बातें ये लोग करते हैं। तो G20 तो 17, 18, 19, 20 सबमिट हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इसमें याद रखनी है, आपको इतना ही पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन इसमें यहाँ भारत के साथ जुड़ गई थी, रिसेंटली वो उसका मेंबर है, और इसके अलावा भी इसका एक्सपेंशन हुआ नहीं है। और मीटिंग कहाँ हुई हुई इसकी, ब्राजील के अंदर, ये 2024 के अंदर हुई है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, 2024 के अंदर हुई है। तो इसका मतलब भारत के अंदर 2023 में होगी, मैंने पहले 22 बोल दिया था ना, करेक्ट कर लेना उसको, 2023 के अंदर। एक कंसेप्ट होता है ट्रायो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायोकिया, ट्रायोकिया। अब ट्रायो का क्या, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई हेड, मतलब ऐसी जगह नहीं है जहां पे बैठ के इनका ऑफिस चलता हो। जहां पे मीटिंग होती है ना हर जगह ट्रांसफर होता है। इंडोनेशिया में चला एक साल, इंडोनेशिया से भारत को ट्रांसफर कर दिया, भारत ने ब्राजील को ट्रांसफर कर दिया, ब्राजील क्या करेगा, अगली साल ब्राजील साउथ अफ्रीका को ट्रांसफर कर देगा, और एक साल ये जमा लेगा, उसके बाद जहां मीटिंग होगी इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। तो ये जो 3 राष्ट्र होते हैं ना, होने वाला आगे वाला राष्ट्र तो साउथ अफ्रीका में होगा, अभी किसने किया तो ब्राजील ने, और इससे पहले किसने किया, इंडिया ने। ये तीनों मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रायोकिया। डन। ऐसा नहीं है ट्रायोकिया फिक्स है, कोई कहता है सर मैं तो याद करके बैठा हूं, मेरे तो मैगजीन में लिखा हुआ था कि ट्रायोकिया सर इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। अरे भैया वो चेंज होता है, यहाँ आप चेंज कर लेना, नहीं तो एग्जाम में जो नंबर आएंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपका G20 क्लियर हो गया। G20 क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात गई है इन 3 कंट्रीज की, हम इनको देख लेते हैं। आपका सार्क, एससीओ और ब्रिक्स। सबसे पहले ब्रिक्स को, हम उधर से आ रहे हैं इसलिए ब्रिक्स थोड़ा सा फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, पहले इसके अंदर कंट्रीज थी, ब्रिक्स पैदा कहां से हुआ, इसकी कैसे बात, जो G7 कंट्रीज की बात करें ना, G7 कंट्रीज की जब बातें चल रही थी ना, उस टाइम वर्ल्ड की वो बहुत डेवलप इकोनॉमी थी। तो कुछ लोगों ने कहा, उसमें कुछ लोग हैं फेमस नाम है, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे 4 राष्ट्र दिखाई देते हैं, उन्होंने 4 राष्ट्र का नाम दिया था। उसके अंदर एक था ब्राजील, लैटिन अमेरिका से, एक था चाइना आपका एशिया से, एक था भारत साउथ एशिया से, और एक था आपका रशिया।
उन्होंने बोला था कि ये जो ऐसे राष्ट्र है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राष्ट्र है विश्व का आने वाला भविष्य है, क्योंकि ये विश्व की क्या थी, एमर्जिंग इकोनॉमीज थी। क्या बोलते हैं इसको? ये इमर्जिंग इकोनॉमी जो ब्रिक्स का कंसेप्ट दिया इन्होंने, तो ये लोग चारों आपस में मिलके अनऑफिशियली बातें करने लगे कि हाँ यार कुछ तो बात है। तो इन्होंने बातें स्टार्ट की, तो इनको खुद को एहसास हुआ और धीरे धीरे इन्होंने इन बातों को परमानेंट कर लिया और ये ब्रिक्स समिट बन गया। तो ये पहले यहीं तक था, BRIC। फिर क्या हुआ, बात के अंदर क्या है, अफ्रीका से कोई नहीं था और ये लोग बोलते हैं यार हम तो साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। तो बोला हमारे पास ही नहीं है कोई, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट से कोई कंट्री नहीं है। आपने एशिया से 2 ले लिए, आपने लैटिन अमेरिका से ले लिया, पर यूरोप से आपके पास रशिया है, पर आपके पास अफ्रीका से कोई नहीं है। बोला हम वही गलती कर रहे हैं जो ग्लोबल नॉर्थ ने की थी, हम वही गलती कर रहे हैं जो G7 कंट्रीज ने की थी। बोला नहीं करेंगे। तो क्या किया इन्होंने, इसके साथ में ऐड किया साउथ अफ्रीका। भाई उस समय देखा जाए तो साउथ अफ्रीका सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी थी किसकी, आपके अफ्रीका की। अभी तो नाइजीरिया भी अच्छा कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज है, तो लेकिन उस टाइम साउथ अफ्रीका को इन्होंने साथ में लिया। ये साल 2010 के आसपास की बात है, 2010 के आसपास इन्होंने साउथ अफ्रीका बना दिया। तो ये 5 कंट्री थी, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, सब कुछ ठीक चल रहा था। रिसेंटली इसका एक समिट हुआ, उस समिट में अध्यक्ष कौन था, चाइना, और इसने इसकी मेंबरशिप को बढ़ाया। अब किसको लेके आए, साउथ अफ्रीका से पहले एक था ना, तो बोला 2 और ले लेते हैं। तो एक तो इन्होंने लिया किसको, इथोपिया को, और दूसरा किसको लिया, इजिप्ट को। इजिप्ट वही राष्ट्र है जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, और मिस्र वही राष्ट्र है जहां पर नील नदी बहती है, जहां पर नील नदी की सभ्यता का विकास हुआ था। क्लियर है? तो यहां से 2 राष्ट्र। अब ऐसा ना हो आप मिस्र को काउंट कर लें और 3 हो जाए, नहीं। साउथ अफ्रीका एक था पहले, तो जब चाइना के अंदर समिट हुआ उसने इन दोनों को, ऐसा नहीं कि चाइना ने अकेले लेके आया, नहीं भाई साहब, इन सबकी रजामंदी थी, भारत का भी योगदान था। कहीं ऐसा नहीं कि चाइना के अंदर समिट हुआ सबको चाइना ने डिसीजन लिया, नहीं। ब्रिक्स जो भी निर्णय लेता है वो कैसे लेता है, समझदारी से लेता है। सर ये समझदारी से क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंसस बेस्ड। कंसेंसस मतलब कि सारे राष्ट्र बोलेंगे हाँ हाँ ये काम कर दो, तो इन सभी ने बोला तब चाइना ने ये काम किया। क्लियर है? तो 2 राष्ट्र आप कहां से लेके आ गए, अब अफ्रीका से। अब अफ्रीका से कितने राष्ट्र हो गए, 2। एक चीज देखने को आई, एशिया को हम भाग करते हैं, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो बोला इसमें हमें कहीं पर भी मिडिल ईस्ट से कोई कंट्री नहीं दिखती है। तो बोला क्या प्रॉब्लम है, ऐड कर लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट से कौन सी कंट्री उठाई उन्होंने, इजिप्ट उठाया, ओ सॉरी इजिप्ट तो यहां आ गया। मिडिल ईस्ट से उन्होंने ईरान उठाया, यूनाइटेड अरब एमिरेट उठाया। ठीक है, ये दोनों उठा दिए। तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 5, टोटल मेंबर कितने हो गए, 9। तो आज की तारीख में ब्रिक्स में टोटल सदस्य कितने हैं, 9। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने बैलेंस नहीं किया विश्व को, कैसे, लैटिन अमेरिका से आज भी सिर्फ एक ब्राजील ही है। तो जब ये समिट हुआ ना चाइना में, उस टाइम इन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं करें, गलत हो जाएगा, एक काम करते हैं अपन लैटिन अमेरिका से भी 1-2 कंट्री उठा लेते हैं। तो इन्होंने लैटिन अमेरिका से कौन सी, लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, वहां से कौन सी कंट्री उठाई, वहां से इन्होंने अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना को उठाया। तो क्या इसका मेंबर बना अर्जेंटीना? आपने तो बोला अभी 9 ही मेंबर है, और आप यहां बोल रहे हो इसको भी इनवाइट किया। बिल्कुल, ब्रिक्स ने आज भी अर्जेंटीना को इसका मेंबर बनने के लिए इनवाइट कर रखा है। अर्जेंटीना ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। क्यों? वहां पे सरकार चेंज हुई, वहां नए प्रेसिडेंट आए, वो प्रेसिडेंट है इनकी विचारधारा से अलग काम करते हैं। वो जो प्रेसिडेंट है यूएसए से उनका ज्यादा अच्छा रिश्ता है, ब्रिक्स राष्ट्रों का यूएसए से इतना अच्छा रिश्ता है नहीं, क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमी है। यूएसए है वो ऑलरेडी एक डेवलप इकोनॉमी है, यूएसए नहीं चाहता कि ब्रिक्स किसी भी तरह डेवलप हो, तो उसने अर्जेंटीना को रोक दिया। तो अर्जेंटीना किसका हिस्सा नहीं बना, ये हिस्सा नहीं बना है। क्या इन लोगों ने इन्वाइट किया, मेंबर बना, नहीं बना, ये होगी बात खत्म। तो अर्जेंटीना की मैंने कहानी समझा दी, अब इसको बाहर निकाल देते हैं। कोई इनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाया ना सर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। ये बोलते हैं हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए और हमारे यहाँ लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है कि आपको भेदभाव नहीं करना है। तो ये इन्होंने भेदभाव नहीं किया, उसको लेके आ गए। अब आपको पता है कि इनका ये भी काम है कि विश्व के अंदर कुछ सिस्टम सही बना रहे। तो हुआ क्या, मिडिल ईस्ट जो हमारा है, बहुत आप जानते हैं इराक का वहां इश्यू, ईरान का वहां पे इश्यू, वहां पे सऊदी अरेबिया ईरान की नहीं बनती, वहां पे आप देखो इजिप्ट में कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, फलस्तीन का इश्यू रहता है, तो वो डिस्टर्ब रहता है। तो इन्होंने बोला वहां शांति बनानी है, 2 राष्ट्रों को साथ लेके आना है। 2 राष्ट्र कौन से हैं, ईरान
और सऊदी अरेबिया क्यों साथ लेके आना है? देखो थोड़ा सा मैं एक्सटेंड हो रहा हूं यहाँ पे। एक्सटेंड इसलिए हो रहा हूँ, ये आपको समझने में हेल्प करेगा और आपको समझ में भी आएगा कि हमको कहाँ और कैसे बढ़ना चाहिए। ईरान और सऊदी अरेबिया को दोनों को साथ में लाके इन्होंने बात इसलिए करी, इनमें से एक शिया राष्ट्र है, एक सुन्नी राष्ट्र है, दोनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं, रिपब्लिक ऑफ इस्लाम है, और सऊदी अरेबिया आप मोनार्क है, आप जानते हैं। तो इन दोनों ही राष्ट्रों में जो मेन रिलीजन है वो इस्लाम है, और उसी के आधार पर इन राष्ट्रों का जन्म भी हो रखा है। तो इनमें एक शिया डोमिनेटेड है, एक सुन्नी डोमिनेटेड। कौन सी कंट्री कौन सी बता सकता हूं, उसको आपको जाने में जरूरत नहीं है। अब रीजन क्या है, ये जो दोनों राष्ट्र हैं, इन दोनों राष्ट्रों की शिया और सुन्नी में आपस में बनती नहीं है। जब आपस में नहीं बन रही है, जिस कारण से हिस्टोरिकल देख रहे हैं बैकग्राउंड, आज से नहीं, इतिहास जब से उठा के देखेंगे, इन दोनों की आपस में नहीं बनी है। और इसीलिए क्या होता है, कभी आप सुनते हो सोमालिया, कभी आप सुनते हो यमन, कभी आप सुनते हो हमास, कभी आप सुनते हो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी जितनी भी संस्थाएं मैंने बताई ना, इन सब के पीछे दो ही राष्ट्र हैं। कौन से राष्ट्र हैं? ईरान और सऊदी अरेबिया। ये दोनों वैसे ही हैं जैसे यूएसए और रशिया। विश्व में बहुत कम देखने को मिला है कि यूएसए और रशिया आपस में लड़ना बंद हो गया हो, और वैसे ही ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में लड़ती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सऊदी अरेबिया, इसकी बनती किससे है? यूएसए से बनती है। और रशिया है, उसकी किससे बनती है? ईरान से। क्यों बनती भाई? सिंपल सी बात है, जो दुश्मन का दुश्मन है वो फिर अपना भी दोस्त हो जाएगा। तो सेम बात है, जब सऊदी अरेबिया अपना दुश्मन है तो फिर जो आदमी उसका दोस्त है वो अपना भी दुश्मन। तो इसीलिए ईरान की और यूएसए की आपस में नहीं बनती है। तो यही मेन रीजन है, ईरान और यूएसए आपस में लड़ते हैं। और इसलिए क्या है, इन्होंने कोशिश की, ब्रिक्स ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या प्रयास किया, इन दोनों को साथ में लाते हैं। ठीक है, 9 तो हम हो गए थे, अर्जेंटीना को बुलाया, वो नहीं आया। ऐसा नहीं अर्जेंटीना को अलग बुलाया, इनके साथ ही बुलाया था। जब इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई इनको बुलाया था ना, तभी हमने इनको भी बुलाया था। तो अर्जेंटीना तो नहीं आए। और सेम काम इसने भी किया, इसने बोला आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन सऊदी अरेबिया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसका दोस्त है? यूएसए का। क्या यूएसए अपने किसी दोस्त को ब्रिक्स में आने देगा? नहीं आने देगा। इतनी बड़ी गलती वो कभी नहीं करेगा। इसीलिए आज की तारीख में सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स ने इनवाइट किया था, लेकिन सऊदी अरेबिया ज्वाइन होने के लिए नहीं आया। तो ईरान तो मेंबर है ऑलरेडी, हमने ऊपर लिख दिया, ईरान तो बन गया, क्योंकि उसकी तो यूएसए से बनती नहीं है, वो उसका कहना मानेगा भी नहीं। और फाइनली ये स्ट्रक्चर बचा। अगर कल को अर्जेंटीना आता है या फिर सऊदी अरेबिया आता है, जो बहुत मुश्किल है, तो आपको समझना होगा कि उसका जेनेसिस, उसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसकी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये हमने इसकी काफी अच्छी बात कर ली। एग्जाम में क्या सकता है, कंट्रीज नई नई ऐड हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इन राष्ट्रों से ही सवाल आएगा। ज्यादा इसमें सोचने का काम है नहीं। किसकी बात कर ली हमने? ब्रिक्स की। यस, आपको बता दूं, फिर आप बोलोगे बताया नहीं, इसका सबमिट कहाँ हुआ? ब्रिक्स का सबमिट हुआ आपके कजान में। कजान कहाँ है सर? कजान रशिया में। बस, इससे बाहर कोई सवाल इससे बनता नहीं है। एक याद रखना, जैसे यूनाइटेड यूएसए का डॉलर चलता है ना, ब्रिक्स सोच रहा है कि हम भी हमारी कोई करेंसी वगैरह एक ऐसा बना लें, या ऐसा सिस्टम बना लें ताकि हम उनका वेटेज कम कर दें। तो ब्रिक्स पे करके बात चल रही है, जो यहाँ से उठी थी, वो आप वैसे ही नाम से कर लोगे अगर एग्जाम में आ गया तो। डन, ब्रिक्स हो गया। अब आपके दो संस्थाएं बची जो आश्वासन दिया था उसमें। तो एक कौन सी रह गई आपके? एक रह गया शार्क, एक रह गया एससीओ। तो पहले एससीओ को ही फ्री करते हैं। अब एससीओ कौन है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डन, ठीक है सर। राष्ट्र कौन है? अगर आपने कैस्पियन सी की लोकेशन देखी तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया के अंदर 5 राष्ट्र हैं, उसके अंदर एक राष्ट्र ऐसा है जिसका नाम मैंने तुर्कमेनिस्तान बताया था, और मैंने कहा था तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर कैस्पियन सी से लगती है, बाकी 4 की नहीं लगती। मतलब तो तुर्कमेनिस्तान यहां था। तो अब कौन बच गया? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये 4 हो गए। अब इन चारों को नाम याद करो ना करो, ये जरूर याद रखना कि जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वो एससीओ का हिस्सा नहीं है। तो यहां मैंने आपको 4 राष्ट्र बता दिए। तो 4 तो सर आपने बता दिए। अब इन 4 राष्ट्रों के साथ में इनका पड़ोसी कौन? रसिया,
और रशिया का दोस्त कौन? चाइना। तो ये दो और जुड़ गए, तो सर 6 हो गए यहां तक। अब रशिया का दोस्त कौन? भारत। चाइना का दोस्त कौन? पाकिस्तान। ये भी दोनों दोस्त हो गए, इन दोनों को भी ले आए सर, दो और जोड़ दिया आपने। 4 2 6 2 8 हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? रशिया बोलता है, थोड़ा इसको भी एक्सपांड करते हैं जैसे ब्रिक्स को। तो रशिया बोलता है यार मैं तो बेलारूस को लेके आ रहा हूँ। किसको लेके आ रहा हूँ? बेलारूस को। तो चाइना बोलता है सर रुको 1 मिनट, एक काम करते हैं ईरान को भी बुला लेते हैं। ये लो, इन्होंने इन दोनों को भी बुला लिया। टोटल कितने हो गए? 4 2 6 2 8 2 10। ऐसी कोई कंट्री है नहीं जो अजीब सी है आपके लिए, बस ये याद रखना ईरान जो बना वो 9th मेंबर है, जो बेलारूस बना वो 10th मेंबर है। गलती से ना आरपीएससी वाला इंटेलिजेंट है, कहीं आपको परीक्षा में सिंपल सी बात बोल दें कि देखना इसमें से 10th मेंबर एससीओ का कौन सा बना, तो बेलारूस बना। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? इसमें तो कोई बचा नहीं, सारे मेंबर्स देख लिए आपने। संघाई कॉर्पोरेशन है, एससीओ है, हेडक्वार्टर इसका संघाई के अंदर है, बातें हो गई खत्म। ब्रिक्स के साथ एक चीज याद रखना, मैंने ब्रिक्स के साथ बैंक का नाम नहीं बताया था, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दो बार नाम ऐसे लिख दिया। तो एनडीबी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये तो ब्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और सर कुछ ध्यान रखना है, एनडीबी राजस्थान में अच्छा खासा योगदान देता है। कैसे देता है आप खुद अपने देखना। जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि जिसके लिए राजस्थान को बाहर से पूंजी मिलती है, उसके अंदर कुछ योगदान इसका भी है। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारी जो हमारे यहाँ पे डेजर्ट को लेकर के योजना है, उस योजना का नाम आप खुद देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी मेंशन है, आपके दिमाग के अंदर भी होनी चाहिए। तो वो भी याद रखना है कि वो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है। वो न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? ब्रिक्स वाला, जो हमारी हेल्प करता है। और इसके साथ एससीओ का सारी कहानी खत्म हो गई। एससीओ की बस, इसके अलावा और कोई बात बची नहीं। एससीओ का जो सबमिट हुआ था अभी रिसेंटली, आपका 24th सबमिट हुआ था। कौन सा? और इससे पहले कौन सा हुआ था? 23rd। 23rd कहां पे हुआ था? तो इस्लामाबाद में हुआ था। क्यों बता रहे हो सर 23rd? 2023 में हुआ था ये तो, अब क्यों पूछेगा? अरे भाई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर साहब, बहुत सालों के बाद पाकिस्तान को गया था। सरकार जब से चल रही है पता ही नहीं चल रहा, लेकिन बहुत साल हो गए पाकिस्तान के साथ हमने कोई रिश्ते बनाए नहीं रखे, लेकिन पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि जो 23 सबमिट थी इस्लामाबाद के अंदर हुई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भाग लेके गए। अभी जो रिसेंट सबमिट हुई थी वो 24th हुई थी। बात होगी खत्म आपके यहाँ पे। इसके अलावा कोई बचा? एक बच गया, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बहुत बार पढ़ा होगा आपने। जब सार्क पढ़ो तो उसके साथ बिम्स्टेक भी। ये ऑलरेडी एक क्लास जो मैंने इसकी दोनों की ले रखी थी, उसका लिंक इसके साथ डाल दूंगा। तो ये आपका सारा का सारा जितने भी इंपॉर्टेंट सबमिट, ऑर्गेनाइजेशन, प्री में जहां से सवाल आ सकते हैं वो। अब करना क्या है, अब अगर परीक्षा में इनसे संबंधित सवाल आए, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो, जरूरत पड़े एक बार दोबारा देख लेना इसको, और जो पॉइंट बताए उनको दिमाग में सेट करो, एग्जाम में आपका सवाल हो जाएगा। बेस्ट विशेज। और इसमें से कोई सवाल आए तो प्लीज आप सही करके आना, और अगर सही होता है तो वापस आप जरूर फीडबैक देना, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो टीम मेंडेलियन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।